नमस्कार। एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। बहुत सारे विद्वान लोग उस पर बात रख रहे हैं। प्रशांत भूषण ने रखी है, अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी है, योगेंद्र यादव ने रखी है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसमें बहुत सारी तकनीकी बातें हैं। उतना अपन को नहीं पता कानून वानून के बारे में, इसलिए अपन उस कानून वानून में ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर वो समझ में आएगा ही नहीं। अभी तक मैं इतना सुन चुका हूँ, उसमें इतनी डिटेल है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पर आपसे बात करनी है तो समझना पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए इसकी पूरी निचोड़ निकाल के एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, इसका फैसला एसआईआर पे क्या है और इस फैसले में क्या ऐसा है जो और होना चाहिए था। ये न्याय अन्याय जैसा क्यों दिख रहा है, या ये पक्का न्याय है, इसमें कुछ अन्याय नहीं है, पता नहीं लोग क्या देख रहे हैं। तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और उन बेसिक चीज़ों को समझने के लिए पहले आपको मोदी जी की अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलता हूँ। अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, जब वो अमेरिका गए थे तो व्हाइट हाउस में उनको मजबूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना पड़ा था। मोदी जी से सवाल पूछा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर और लोकतंत्र को लेकर। उसके उत्तर में मोदी जी ने कहा कि भारत का संविधान जो है वो सबको समान अधिकार देता है। भारत के संविधान में ये है, हमारे पूर्वज ये संविधान बना के गए हैं, हमारे लिए लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और अमेरिका और भारत दोनों की आत्मा में लोकतंत्र बसता है। ये सवाल का जवाब एक तरफ से तो था, एक तरफ से नहीं था, क्योंकि जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आज के हालात क्या है, और वो बता रहे थे कि किताब में क्या लिखा हुआ है। आज हम इसी पे बात करते हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुझे समझ में आया अल्पज्ञानी व्यक्ति को, ये कहा है कि भाई साहब, आप जो है इलेक्शन कमीशन को गलत नहीं कह सकते हो। उसको एसआईआर करने का पूरा अधिकार है, वो एसआईआर करने के लिए उसको एंटाइटलमेंट है। ठीक है साहब। दूसरा ये कहा गया कि नागरिकता को लेके कि हिंदुस्तान का नागरिक कोई है या नहीं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन नागरिक है या नहीं इसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। मतलब ये है कि मैं एक गेट कीपर हूँ, सिनेमा हॉल के गेट पे खड़ा हुआ। अब अगर आप मेरे पास टिकट लेके आओगे तो अंदर जाओगे। अगर आपकी नागरिकता समझ में आती है कि आप नागरिक हो तो आप वोट डाल सकते हो, अगर नहीं आती है तो आप वोट नहीं डाल सकते। इसका एक उल्टा मतलब भी हुआ कि अगर आप वोट नहीं डाल सकते इसका मतलब आप नागरिक नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये चीज़ तय करेगा गृह मंत्रालय। पर बड़ा सवाल इस बात का उठा कि भाई गृह मंत्रालय तो तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उसको वोट ही नहीं डालने दिया, वोटर लिस्ट से उसका नाम हटा दिया, एसआईआर में कुछ देखा नहीं, तो फिर कैसे? तो इसमें जो निचोड़ की बात निकली वो ये निकली है कि भाई जो चुनाव आयोग है उसको ये अधिकार है कि वो एसआईआर कर सकता है। ठीक है साहब। पर फैसला जो आया, उस फैसले में तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान या तो गया नहीं अदालत का, या अदालत ने उसको मोदी जी के जवाब की तरह देखा। मतलब ये है कि जब एसआईआर हुआ तो जो आरोप लगे थे वो ये थे कि 10% वोटर्स प्रभावित हुए हैं, इतने बड़े लेवल पे नाम काटे गए। दूसरा, डिलीशन के कारण स्पष्ट नहीं किए गए हैं, इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि भाई मेरा क्यों डिलीट हुआ, कोई बताने वाला नहीं है। दूसरा यह है कि आपको 2 कॉपी में फॉर्म लेना चाहिए था, उसमें भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। लोगों को घर जाके फॉर्म भरवाने चाहिए थे, वो नहीं भरवाए गए हैं। इसके साथ पहले नाम हटे, बाद में सुनवाई हुई। पहले सुनवाई होनी चाहिए थी, बाद में नाम हटने चाहिए थे। इसके अलावा सिलेक्टिव टारगेटिंग हुई। ये सबसे बड़ा आरोप है कि जो माइग्रेंट्स हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए लोग, माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक लोग और गरीब लोग, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि एक खास पार्टी के लिए वोट डालते हैं।
इसके अलावा इसका रूलिंग पार्टी के लिए पक्ष में मिसयूज हुआ और इसमें शॉर्ट टाइमलाइन, यानी बहुत कम दिनों के अंदर इसको वेरिफिकेशन के प्रोसेस को किया गया, जिसके कारण ये दिक्कत थी। उधर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई पूरी तरह से ये हमने जो कार्रवाई की है वो कानून के मुताबिक की है, संविधान के मुताबिक की है, और हमारा मकसद था एक साफ सुथरा चुनाव की सूची बनाना और डुप्लीकेट को हटाना और इलीगल एंट्रीज भी हटाना। मतलब किसी ने अगर फेक वोटर बने हुए हैं और ऑपोजिशन इसको नैरेटिव बना रहा है क्योंकि वो हार गया है। आपको दोनों तरफ की बहस पता चल गई। पर इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, उसमें ये तो बताया गया है कि थानेदार को अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर सके। वो नहीं, थानेदार आपको गिरफ्तार कर सकता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। लोग जब ये कह रहे हैं कि भाई थानेदार गलत तरीके से उठा लाया आदमी, थानेदार जो है वो 2 गांजे की पुड़ियाँ रख के उसने उसको उठा लिया, थानेदार ये कर रहा है, थानेदार किसी को भी उठा के बंद कर दे रहा है, पर्सनल खुन्नस में गिरफ्तार कर ले रहा है, तो कुल मिला के लीगैलिटी का जहाँ तक सवाल है, जो उसकी कानूनी पक्ष है उसके हिसाब से थानेदार को गिरफ्तार करने का अधिकार है। पर थानेदार को कानून के दायरे में निष्पक्ष रह के गिरफ्तार करना है, और जो गिरफ्तार करने की प्रक्रिया है वो संविधान और कानून के हिसाब से तय है, उसके हिसाब से करना है। तो जो विपक्ष का सारा जोर इस बात पे था कि इस एसआईआर की प्रक्रिया का चुनाव आयोग ने भर भर के दुरुपयोग किया, एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा दिलाने के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग किया गया का मतलब ये नहीं होता है कि भाई साहब आपको अधिकार नहीं था। भाई जिसको उपयोग करने का अधिकार होता है वही तो दुरुपयोग करता है। तो होना चाहिए थी बात इस तरफ कि भाई इस आदमी ने दुरुपयोग किया है, इस आदमी ने गलत तरीके से काम किया है, इस आदमी ने किसी पार्टी को जिताने के लिए भोले भाले लोगों के नाम काट दिए, क्योंकि उस इलाके में एक खास धर्म के लोग रहते थे जिनके वोट इसकी पार्टी को नहीं मिलने वाले थे। आपने जितनी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ की, अच्छाइयाँ की, जो भी की, उनकी जांच करने के लिए कोई पब्लिक ऑडिट का सिस्टम नहीं रखा। जिस आदमी का एसआईआर में नाम है वो अपनी जांच तो कर लेगा, लेकिन आम पब्लिक ये जज कर सके कि आपने सही नाम काटे हैं, गलत नाम काटे हैं, आपकी वोटर लिस्ट में कहीं सचमुच के लोग तो नहीं कट गए, कहीं फर्जी तो नहीं आ गए हैं, तो उसके लिए पूरी वोटर लिस्ट उपलब्ध होनी चाहिए। उसके लिए पूरा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे हुई थी, आपको याद है। तो मूल बात, जो सरल तरीके की बात यह है कि चुनाव आयोग को अधिकार है। मोदी जी की भाषा में देश में लोकतंत्र है, देश में अल्पसंख्यकों के कानून के हिसाब से अधिकार मिले हुए हैं, परंतु ग्राउंड पे उन अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, इस बात को विपक्ष चीख चीख के चिल्ला रहा था। अदालत में जो मामले लाए गए उसमें सीधे सीधे मैंने बताया कि बड़े लेवल पे 10% से ज़्यादा वोटर डिलीट हो गए। ये मामला अदालत में आया, अदालत में मामला आया कि डिलीशन के कारण स्पष्ट नहीं है, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अदालत में मामला आया कि ये प्रोसेस सही इस्तेमाल नहीं की गई। आदमी का पहले नाम उड़ा दिया, उसके बाद सुनवाई कर रहे हो, कई लोगों के नाम उड़ गए, चुनाव हो गए, उसके बाद में उनके नाम ऐड हो गए। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि गरीब लोग, दूसरे राज्यों के लोग, इन सब लोगों के अधिकारों का हनन हो गया। इससे रूलिंग पार्टी को फ़ायदा हुआ और वेरिफिकेशन अनरिलायबल है। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी जो है, अगर देखा जाए तो एक तस्वीर ये निकल के आती है कि भैया सब लोग गए थे कि थानेदार आपका बहुत बेकार आदमी है, थानेदार करप्ट आदमी है, गलत तरीके से गिरफ्तारियां करता है, और लोग गुहार लगाने के लिए 50 लोग पहुंचे, कलेक्टर साहब इस थानेदार साहब का कुछ करो। कलेक्टर साहब ने बहुत ध्यान से बात सुनी और सुनने के बाद बोले थानेदार को अरेस्ट करने का अधिकार है, पर ये अरेस्ट करने का अधिकार एक नियम के अनुसार करने का है, और उस नियम में अगर गड़बड़ियां हैं, उस नियम के अंदर मनमानी करने का स्कोप है, अगर उस नियम के अंदर कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उस चीज़ को, उस उल्लंघन को पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। ये है ऑब्जेक्शन। इसीलिए हो सकता है यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें दोहराव लगे, क्योंकि मैंने निचोड़ आपको पहले बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी वैधता मान ली है, लेकिन
लोकतांत्रिक और प्रक्रियागत खामियों को पर्याप्त टिप्पणी बगैर दिए छोड़ दिया। जितने सवाल सुप्रीम कोर्ट ने हल किए हैं उससे ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सवाल का आपने उत्तर दिया कि साहब थानेदार साहब को चालान करने का अधिकार है या गिरफ्तार करने का अधिकार है। आपने ये नहीं बताया कि इसको किस परिस्थिति में कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। करोड़ों मतदाता सूची से कैसे हट सकते हैं जबकि अभी उस आदमी की पात्रता पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये सवाल एक रखा गया था। मतलब की बात यह है कि भाई मुझे वोट डालने जाना है, आपने मुझे जाने ही नहीं दे रहे हो, बगैर ये तय हुए कि मुझे वोट डालने का अधिकार है या नहीं है। यानी गेट कीपर ने रोक दिया और कहा पर्ची लेके आए, टिकट, ये टिकट नहीं है, आपको पिक्चर नहीं देखने देंगे। और वो आदमी अभी यहाँ पर तय करेगा ना कि भाई मेरे टिकट लिया कि नहीं लिया है, उससे पहले आपने उसकी एंट्री बैन कर दी। तो पहले जांच करो, पहले जांच करें फिर विश्वास करें। तो इन्होंने क्या किया, पहले विश्वास कर लिया, उसके बाद बोले जांच देखी जाएगी। तो ये एक बड़ी चीज थी जिसको इन्होंने नजरअंदाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उनका कहना यह है कि ईसीआई के पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए और इतनी व्यापक शक्ति नहीं होनी चाहिए और इसको ही सेफगार्ड करना था और एक ड्यू प्रोसेस के साथ उचित प्रक्रिया के तहत ये काम हो, इसको सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, जिस काम को सुप्रीम कोर्ट ने साइड रख दिया। थानेदार है, अरेस्ट करने का अधिकार है। यहाँ पे चीज़ों को कंसाइज कर दिया गया। इसके साथ साथ एसआईआर को लागू करने में बहुत सीरियस शॉर्टकमिंग सामने आई हैं और इसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप, एनजीओ और पिटीशन के दबाव के बाद कुछ बदलाव किए गए, लेकिन वो बदलाव भी पर्याप्त नहीं है। उसके बावजूद गड़बड़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक थॉरोली कहाँ कहाँ बदलाव रिक्वायर्ड है या ज़रूरत है उस पर काम करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और सबसे ज़्यादा टाइमलाइन को लेकर सवाल उठे हैं। बिहार में 4 महीने और बंगाल में 5 महीने में एक एक आदमी का तय कर लिया गया कि यह आदमी वोटर है या नहीं है। और ये सारे आरोप लगते रहे कि कैसे, क्योंकि मीडिया में भी कवरेज आती है, कोर्ट उसका भी तो संज्ञान लेता है ना। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेके तो कुत्तों को उठा के पकड़ के बंद करने का आदेश दे दिया इस कोर्ट ने। तो उसमें तो जो छप रहा था वो तो बहुत छप रहा था। तो निचोड़ की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोल के बाकी जगहों को छोड़ के एक ठप्पा लगा दिया है कि जो अभी तक किया वो आगे भी करो। मेरा एक प्रश्न है वो सरल सा, इस पूरी चीज़ों से हटके मील आर्ट से सवाल मान लीजिए या किसी से जो लीगल फैटर्निटी से पूरी सवाल है। आज की कानूनी परिस्थिति को देखते हुए बड़ा गंभीर सवाल है। मैं जा रहा हूँ, वोट बूथ के अंदर गया, पर्ची वर्ची बनवाई मैंने, ईवीएम के सामने खड़ा हुआ और मैं बटन दबाने वाला हूँ। इसी दौरान ज्ञानेश कुमार मेरे पीछे से आते हैं और आने के बाद मेरी ईवीएम के अंदर एक उंगली मार के बटन दबा देते हैं और जिसको वोट डालना चाहिए उसकी जगह, जो मुझे डालना था उसकी जगह किसी और को वोट चला जाता है। गौर कीजिएगा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिस पे हम चाह रहे हैं गौर। ज्ञानेश कुमार को इस बात की क्या सजा होगी ये बता दीजिए। व्यक्ति ज्ञानेश कुमार है, सीईसी है, सामान्य कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है, चुनाव कर्मचारी नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त है और उसने ऐसा मान लीजिए किया। अगर इस देश में इस काम को करने के लिए ज्ञानेश कुमार को कोई सजा नहीं हो सकती तो इस देश में ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कंडक्ट कराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से काम किए जाने पर जिस भी व्यक्ति को ये काम करना है उसके लिए जोखिम होता है और वो जोखिम होता है सजा मिलने का। कलेक्टर हो, गलत तरीके से काम करोगे तो नौकरी जा सकती है, आप जेल भी जा सकते हो। यानी कलेक्टर कलेक्टरी करेगा तो गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से करेगा। थानेदार थानेदारी करेगा तो सही तरीके से करेगा, गलत तरीके से नहीं करेगा। पर मुख्य चुनाव आयुक्त अगर गलत तरीके से भी करेगा तो उसको सजा क्यों नहीं मिल सकती? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और यही प्रश्न चिन्ह मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर चुनाव में मैं डालना चाह रहा हूँ, ए पार्टी पे वोट लगाना चाह रहा हूँ और वो संतरे की जगह खरबूजे का बटन दबा देता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उसको सजा नहीं मिल सकती तो इस प्रोसेस को वो कंडक्ट कैसे करा रहा है? और इसी से जुड़े हुए सारे सवाल उठते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अधिकार है, और गलत तरीके से करे या सही तरीके से करे इसकी छूट पहले से मिली हुई है। वो गलत तरीके से भी करेगा तो उसको सजा नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने संसद में कानून बना के उसको इम्यूनिटी दे दी है। तो ये एक गंभीर सवाल इस पूरे देश के संविधान से जुड़े हुए मामलों के विशेषज्ञों के लिए है कि क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लोग गए भी हैं, पर उतना इस पे जोर किसी का दिखाई नहीं देता है। बहरहाल सरल तरीके से आप पूरा मामला समझ गए होंगे, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या है और ये न्याय है, इसमें कितना न्याय है ये आप सब समझ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।